गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार जल्दी से बताइए, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? चलो, मोहम्मद वेरी गुड मॉर्निंग, ममता वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? सब कुछ वर्चुअल है, सब कुछ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। जल्दी जल्दी सभी आ जाइए, देन हम लोग क्लास को सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 14 और 15 मार्च का करंट अफेयर साथ में करने वाले हैं, बिकॉज कल हम लोगों ने मॉक टेस्ट किया था, है ना। तो मॉक टेस्ट करने के बाद हम लोगों ने एनालिसिस नहीं कर पाए थे, तो कल वाली एनालिसिस और आज वाली एनालिसिस दोनों को साथ में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए, देन हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जितने सारे लोग आ चुके हैं, जितने सारे लोग आ चुके हैं, क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जितने सारे लोग आ चुके हैं, क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही हो तो एक बार थंब दिखाइएगा या हाय हेलो कुछ भी बोलेगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, सबको मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है, आवाज़ क्लियर आ रही है, ऑडियो क्लियर है, वीडियोस क्लियर है। शुभम वेरी गुड मॉर्निंग, शुभांकर, मोहम्मद यस। चलो, सबको क्लियर है, बस 2 सेकंड के अंदर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आपकी। वेरी गुड मॉर्निंग रवि, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, फाइनली हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड क्या क्या है आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है सर, कि हम लोग 14 और फरवरी, ध्यान रखिएगा, 14 और 15, ठीक है, 14 और 15 मार्च का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। क्यों सर? लर्निंग ऐप पर मैसेज करने का ऑप्शन नहीं आता है क्या? आता है लर्निंग ऐप पे की, पहले मुझे आप फॉलो करेंगे तो वहीं पे मैसेज का ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। पहले फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो करने के बाद वहीं पे मैसेज का ऑप्शन खुल जाएगा, वही फॉलो वाला ऑप्शन ही मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये 14 और 15 मार्च की करंट अफेयर है। कल हमने जो कराया था वो हमने आपका क्या लिया था सर? मॉक टेस्ट लिया था, ठीक है। कल हमने मॉक टेस्ट लिया था, तो मॉक टेस्ट में कहानी ये थी कि भाई हम लोगों ने 50 क्वेश्चन करे थे। कहाँ से सर? 1 मार्च से लेके हम लोगों ने 13 मार्च तक के पूरे करंट अफेयर जो एनालिसिस किए थे वो हम लोगों ने क्या किया, एमसीक्यूज फॉर्म में कर लिया है। अब आज हम लोग 14 पढ़ेंगे और 15 पढ़ेंगे। ये भी जब हम लोग क्या करेंगे, एक हफ्ते पढ़ लेंगे, फिर से मैं आपको क्या करूँगा, 50 क्वेश्चन का एमसीक्यूज लेके आऊँगा,
ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक एक हफ्ते 10-10 दिन का हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर उससे टॉप 50 क्वेश्चन। तो देखो अगर आप तो जब 30 दिन मतलब एक महीने हम लोग कवर कर लेते हैं, लगभग 150 क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में भी हम लोग कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप ये नोटिस करो तो आपको दिखेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म भी कर ले रहे हैं और एनालिसिस भी हम लोग बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं, है ना। तो दोनों हम लोग का क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। फॉलो कर लिया है, हाँ तो फॉलो कर लिया है ना, तो वहाँ पे दिखेगा। शिवानी वेरी गुड मॉर्निंग, मैं अच्छा हूँ बच्चा, आप कैसे हो? ठीक है। मानसी वेरी गुड मॉर्निंग। सबको मेरी बातें समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो चलो अब क्लास हम लोग लेट्स नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग धीरे धीरे आते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है अबाउट मी कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या पढ़ाता हूँ। तो मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस, आपको करंट अफेयर एंड जीएस की क्लासेस लेता हूँ, लर्निंग ऐप पे भी लेता हूँ और यहाँ पे भी लेता हूँ। और खुद के बारे में पूरी डिटेल से आप सभी जानते हो, डेली मुलाकात होती रहती है हमारी आपसे। क्या बेनिफिट होता है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पे, ये सब आपको दिखाई दे रहा है सर। क्विजेस होते हैं, डाउट सेशन भी होते हैं, लाइव क्लासेस होती है सर। उसके बाद क्या होता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस क्लासेस मिलती है, रेगुलर क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, प्रिपरेशंस एजुकेटर के द्वारा कंप्लीट कराई जाती है। क्विजेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्विजेस है कि आपको क्विज मिलती है, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज होती है और प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है हर एक एजुकेटर की तरफ से आपको कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कब होगा कब नहीं होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन सर दी जाती है। बात आती है सर कैसे हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो सर ये छोटा सा होता है, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड सर्च मारना पड़ेगा, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, फिर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, फिर यहाँ पे अपना नंबर डालिए, फिर कंटिन्यू कर दीजिए, ओटीपी आएगा, तो ये फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बस आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि यहाँ पे अपने गोल को चूज़ करिएगा, आप जिस गोल में पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एसएससी तो एसएससी डाल दीजिएगा, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ कुछ भी, तो यहाँ पे आप लेके चूज़ कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे हर लोग कर सकते हैं। और गेट सब्सक्रिप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है सर यहाँ से हम क्या चूज़ करें। तो जैसे आपकी प्रिपरेशन लेवल बहुत हाई है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो 6 महीने बहुत है या 3 महीने बहुत है। लेकिन आपको लगता नहीं हम बिगनर है, स्टार्टर है, स्टार्ट करना है, तो भाई मैं तो कहूँगा 12 मंथ के संग जाइए, ठीक है। और एकदम बिगनर है, अभी समय बहुत है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, तो भाई इसको जाइए, ठीक है। और ये कोड याद रखिएगा, इस कोड से आपको 10% का सर डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। 10% का क्या होता है, डिस्काउंट होता है। समझ में मेरी बातें आ रही है? और ये आपके पेमेंट्स के डिटेल होते हैं। चलो फाइनली क्लास स्टार्ट करें एवरीबॉडी। अब यहाँ से हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हैं, जितने सारे लोग हैं सभी लोगों ने पेन और कॉपी ले लिया है, सभी लोग पेन और कॉपी ले लिए हैं, जितने सारे लोग हैं। साथ में हमारे को नोट्स भी बनाना है, इस बात को सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोहम्मद फैजल, ठीक है, सभी ध्यान रखिएगा कि साथ में नोट्स बनाना है आपको, जो छोटा छोटा अंडरलाइन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं अंडरलाइन करूंगा, आपको वन लीनियर खुद से बनाना है। जब आप खुद से वन लीनियर के नोट्स बनाते हो तो वो बेनिफिशियरी बहुत होता है। जब हम आपको एमसीक्यूज देंगे तब आपको समझेगा कि हाँ इसकी बेनिफिट ये है, ठीक है। चलो तो करंट अफेयर है, टॉपिक्स क्या क्या हमें आज पढ़ना है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। मैत्री सेतु का मतलब क्या है, एक पुल है। तो ये पुल किसको किसको कनेक्ट करता है, किन दो राज्यों को कनेक्ट करता है, या किन दो स्टेट को, या किन दो कंट्रियों को क्या करता है, भारत के कौन से स्टेट को दूसरे कंट्री से कनेक्ट कराता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैत्री सेतु के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। पासपोर्ट सेवा केंद्रों में सभी कर्मचारी होंगी महिलाएं, मतलब जो पासपोर्ट सेवा केंद्र बन रहा है उसमें जो वर्कर होंगे जितने सारे, वहाँ पे 2 ऐसे इन्होंने बोला है सेवा केंद्र बनाएंगे, मतलब ऑफिस बनाएंगे, वहाँ पे फीमेल क्या होंगी, वीमेंस क्या होंगी, कर्मचारी होंगी, वहाँ पे काम करने वाली होंगी। अदानी ग्रुप जो है हमारा, ध्यान से रखिएगा, अदानी जो विंड एनर्जी है, अदानी जो ग्रीन एनर्जी की इकाई है गुजरात में, उन्होंने बोला है 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू करने की इन्होंने क्या की है, बात की है, विंड एनर्जी चालू करने की इन्होंने बात की है, ठीक है। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया, ये मैंने पढ़ा दिया था लेकिन फिर से मैंने ले लिया है। अयोध्या में निजी क्षेत्र के सहयोग से बनेगा श्री राम यूनिवर्सिटी, यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है। निजी क्षेत्र का मतलब कि सभी के हेल्प से क्या करेंगे, एक श्री राम यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं। कहाँ पे सर, अयोध्या में। पूरी एनालिसिस अभी हम लोग बैक टू बैक करने वाले हैं।
उसके बाद सर क्या है, पीवी सिंधु ने क्या किया है, स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक इन्होंने क्या करी है, हासिल करी है। 12 को मतलब 12th को ध्यान रखिएगा, 12 मार्च को क्वाड की मीटिंग, कोरोना वैक्सीन पर बनेगा प्लान, मोदी बाइडेन भी होंगे साथ। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्यों यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च से शुरू होगी हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई। अब बात आती है सर हाइब्रिड क्या होता है फिजिकल सुनवाई, तो उसके बारे में हम लोग अभी एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रांसीसी के मतलब फ्रांस अरबपति थे और सांसद ओलिवर शॉल्ट की क्या हुई है, हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मौत हो गई है। ये कौन है, कैसे ये इतने बड़े बिजनेस अरबपति बन गए, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग आज इस क्लास में लेने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग नैन्सी। उसके बाद सर हमारा एक नेक्स्ट है आईपीएल 2021 का शेड्यूल आ चुका है, मुंबई और आरसीबी के बीच होगा पहला मैच, यहाँ पूरा हम लोग शेड्यूल देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एवरीबॉडी क्लियर कि हमें 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक को क्या क्या पढ़ना है हमारे को दिखाई दे चुका है। अब इसकी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं बैक टू बैक अच्छे से। तो सबको क्लियर है कि हाँ सर हमको एनालिसिस क्लियर है, जितने सारे लोग यहाँ पे हैं जल्दी से बताना। आज यही पूरी एनालिसिस हमारे को करनी है, ठीक है। चलो पहला हम लोग ये देखते हैं सर क्या है हमारा, पहला हमारा मैत्री सेतु का उद्घाटन, ठीक है। इनॉग्रेशन हुआ है किसका सर, मैत्री सेतु। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा क्या है सर, मैत्री सेतु। क्या है सर, मैत्री सेतु। देखिएगा क्या बोला गया, मैत्री सेतु आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ही, ये पुल बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, मैत्री सेतु की तरह, ठीक है। लिखा हुआ है मैत्री सेतु के बनने के बाद ध्यान रखिएगा क्या है सर, त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने में आसानी होगी। कहां से सर, त्रिपुरा से, ध्यान रखिएगा त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने में क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगी, हमारा टाइम कम लगेगा। मतलब कहा जा रहा है कि ध्यान रखिएगा भारत के त्रिपुरा राज्य से बांग्लादेश जाने के लिए मैत्री सेतु क्या, मैत्री ब्रिज का हम यूज करेंगे। क्या होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि त्रिपुरा का विकास और भी तेज से क्या होगा, तेजी से होगा, समझिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 9 मार्च 2021 को, कब, 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा फिर से मैं कह रहा हूं, ये दोनों चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु, ठीक है, मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा में कई अन्य परियोजनाओं का भी इन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच इस सेतु से क्या होंगे, इनका रिलेशन क्या होगा, मजबूत होगा और स्ट्रांग होगा। और बांग्लादेश से रिलेशन को एक तरह से अगर ये स्ट्रांग कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि भाई बांग्लादेश का रिलेशन कहीं ना कहीं आप देखो तो चाइना भी चाहता है कि भाई हमारा रिलेशन इनसे अच्छा बने, है ना। तो इन सब चीज़ों को, हाँ त्रिपुरा और बांग्लादेश, बहुत अच्छा, इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया भी चाह रहा है भाई कैसे भी करके हम बांग्लादेश से अच्छा रिलेशन बना के रखे, श्रीलंका से अच्छा रिलेशन बना के रखे। अभी आप लोगों ने देखा था कि श्रीलंका पे भी इन्होंने क्या किया था, एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए इन्होंने बात करी हुई थी, एक मीटिंग करी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जितने सारे हमारे एशियाई कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये अपनी दबदबा कहाँ कर रहे हैं, इंडिया कहीं ना कहीं ऊपर आके दिखाना चाहते हैं। अब आप एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि मैत्री सेतु जो ब्रिज है किन दो कंट्रियों के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बना हुआ एक क्या है सर, एक ब्रिज है, ठीक है। कौन सा सर, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बना हुआ एक ब्रिज है। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चंस कर दे कि मैत्री सेतु भारत के किस राज्य को बांग्लादेश से जोड़ता है, मैत्री जो सेतु है भारत के किस राज्य को बांग्लादेश से जोड़ता है, अगर क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे सर, त्रिपुरा राज्य को क्या करता है, बांग्लादेश से जोड़ता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से, त्रिपुरा राज्य को क्या करता है सर, बांग्लादेश से ये जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है। आज मैंने हिंदी में ले लिया यार, इंग्लिश में पीपीटी एक्चुअली मिल नहीं पाई जल्दी जल्दी में, ठीक है, और वो बना के नहीं दे पाए हमारे जो पीपीटी वाले भाई साहब देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा हिंदी में ही पढ़ा देते हैं। बट कल से इसको मैं इंग्लिश में भी कर दूंगा, बाईलैंग्वेज कर दूंगा। आज आप लोग संभाल लो किसी तरह, ठीक है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि हाँ सर आ रही है, कि एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा, किन दो
किन दो क्या कहते हैं कंट्रियों के बीच में क्या है, मैत्री सेतु, मैत्री ब्रिज बना हुआ है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और भारत के किस राज्य को बांग्लादेश से जोड़ती है, तो त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ती है। ये दोनों चीजें को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और अभी हाल ही में मैत्री सेतु का उद्घाटन किसने किया, इनॉग्रेशन किसने किया, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को इन्होंने क्या किया है सर, वर्चुअली मोड पे इसका उद्घाटन किया है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है टोटल, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है 3500 मतलब 3500 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या किया है, मदद किया है। किसने किया है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है, मतलब मोदी जी ने करी हुई है। किसके लिए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि 6 साल में मतलब लास्ट 6 ईयर में केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में बड़ी वृद्धि की गई है। साल 2009 से साल 2014 के बीच केंद्र सरकार त्रिपुरा को केंद्रीय विकास परियोजना के अंतर्गत 3500 करोड़ रुपए की मदद दे चुकी है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि केंद्रीय विकास परियोजना के अंतर्गत, मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, कितने जगह जहां जहां जिस जिस राज्य में विकास करना चाहती है उसके अंतर्गत अभी तक त्रिपुरा राज्य को कितने रुपए मिल चुके हैं, 3500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, मदद किए जा चुके हैं। जबकि 2014 और 2019 के बीच में 12,000 करोड़ रुपए, ध्यान से 2009 से 14 के बीच में कितना है सर, 3500 करोड़ रुपए है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहा गया है 2014 से लेकर 2019 के बीच में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दे दी चुकी है इनको। और 2017 से पहले त्रिपुरा 5.8, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप पे काम का है। ये सभी ऊपर वाला डेटा काम का नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 2017 से पहले त्रिपुरा में जो था लगभग 5.8 लाख घरों में क्या था, गैस कनेक्शन था। कितने सर, 5.8 लाख घरों में। लेकिन क्या हुआ, आज अभी प्रेजेंट टाइम में 2021 में त्रिपुरा में 8.50 लाख घरों में गैस कनेक्शन हो चुका है। ये डेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर से सुनिएगा, मैं समझा रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ऊपर का कि कितना पैसे खर्च हुए। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई राज्य में 2017 से पहले 5.8 लाख घरों में क्या थे, गैस के कनेक्शन थे। लेकिन उज्ज्वला जो योजना आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, 5.8 लाख घरों में गैस के कनेक्शन थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है सर, 8.5 लाख घरों में क्या है, गैस के कनेक्शन फिलहाल हो चुके हैं। समझ में सबको आ रहा है। ये डेटा आप लोग कॉपी में लिख लेना ऐसे करके एक एक लाइन में, ठीक है, ये डेटा लिख लीजिएगा, बहुत काम का डेटा है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ऊपर वाला कितना पैसा खर्च हुआ, लेकिन ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल डेटा एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। और जितने सारे लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई एक बार लाइक वाइक भी करते रहना, ठीक है। चलो सेकंड न्यूज हमारा ये है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में सभी कर्मचारी होंगी महिलाएं। अब समझिएगा ये क्या है, जितने सारे पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उन्हीं में से दो ऐसे सेंटर होंगे जिसको क्या करेंगे कि ये विमेंस के लिए बना देंगे। वहां पे जितने सारे कर्मचारी होंगे, जितने सारे लोग काम करने वाले होंगे, वो क्या होंगे, विमेन होंगे, ठीक है, ध्यान रखना, महिलाएं होंगी। क्या है ये देखिएगा, कहा गया देश के 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में सभी कर्मचारी होंगी महिलाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने सारे इनके ऑफिस है सब में विमेन ही कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 करेंगे। क्या करेंगे, देश के 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों पे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि देश में कितने सारे पासपोर्ट केंद्रों में महिलाओं की क्या की जाएगी, कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। कितने सारे, 2, कितने सारे, 2। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं 2 की बातें कही गई है, पूरे की बातें नहीं कही है ये, ठीक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पुरुषों और महिलाओं, मतलब क्या है कि मेल और फीमेल के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, इस चीज को देखते हुए इन्होंने कहा है कि जो पासपोर्ट ऑफिस है उसमें हम क्या करेंगे, 2 ऐसे पासपोर्ट ऑफिस होंगे जहां पे हम पूरी तरह से फीमेल वर्कर रखेंगे, विमेंस वर्कर रखेंगे, जिससे क्या होगा, मैन और विमेंस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। आपस में भेदभाव का जो एक चलता है कि हाँ भेदभाव है, वहाँ फीमेल है, ये चीजें खत्म हो जाएगी और एक बराबरी का दर्जा मिल पाएगा। समझ में आ रहा है सबको। किसने बोला है ये ध्यान रखिएगा, हमारे फॉरेन स्टेट मिनिस्टर हैं, विदेश राज्य मंत्री, फॉरेन स्टेट मिनिस्टर कौन है सर जी, वी मुरलीधरन ने कहा है। याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, काम का है। आप एग्जाम में पूछता है कि फॉरेन स्टेट मिनिस्टर कौन है, तो वी मुरलीधरन है, ठीक है। इन्होंने 8 मार्च को बताया है
कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 2 पासपोर्ट केंद्रों को ऐसे केंद्र के तौर पर बदला जाएगा जहां सभी, देखिए, सभी कर्मी क्या हैं, जितने सारे यहाँ वर्कर होंगे वो फीमेल होंगे, महिलाएं होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु लगातार काम कर रही है। मतलब सिंपल सी बातें हैं कि मेल और फीमेल के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन सके, एक अच्छी क्या हो, बातचीत हो सके, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, एक अच्छा नेचर हो, सभी के बीच में सभी मिलजुल के काम करे। इस चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया है, 2 ऐसे पासपोर्ट ऑफिस होंगे जहां पे विमेन्स क्या होंगी, पूरी तरह से काम करेंगी। सबको समझ में आ रहा है ना ये चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका जो पर्पस है सर वो क्या है, ये चीजें हम लोग देख लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह कार्यक्रम डिजिटल भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो इंडिया में एक ये डिजिटल भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही है। इसका मकसद सभी जितने सारे यहाँ पे हमारे क्या है, मतलब क्लाइंट होंगे, जिसको जिसको पासपोर्ट बनवाना है या जो भी चीजें हैं, उसको क्या करेंगे, एक अच्छी सी व्यवस्था, एक अच्छा सा उनको क्या करेंगे, फैसिलिटीज दे पाएंगे जिन्हें कोई दिक्कत होगा। जो फीमेल वर्कर्स होती हैं उनको भी क्या, अरे फीमेल जितने सारे इनके कस्टमर्स होंगे उनको भी क्या करेंगे, एक अच्छी सुविधा दे पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जहां नागरिकों के पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को घर पे मिले, मतलब कहानी वही है कि आप या तो एक काम करो, मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई करो डिजिटली, आपके घर पे क्या करे, पासपोर्ट आ जाए। या अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो बहुत बहुत जगह ऐसा होता है कि मेल वर्कर काम करते तो फीमेल वहां पे जाके लाइन में खड़ी होती हैं या बोल नहीं पाती हैं। हमारे इंडिया में ऐसा भी कुछ जगहों पे ऐसा है, आज भी है। तो इस चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया, जो फीमेल इन्होंने ऑफिस बनाई है उसमें क्या होगा कि भाई वो बेहिचक जाएंगी और अपने लिए जो भी चीजें जहां की पासपोर्ट बनवानी है वो बनवा लेंगी। और आपको दिखाई देगा कि हमारे इंडिया में 34 to 35%, ठीक है, लोग ऐसे हैं जहां पे फीमेल ने लास्ट कुछ सालों में पासपोर्ट बनवाई है। अगर आपको पूरा डेटा अभी मैं दिखाता हूं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोला गया है मिनिस्ट्री के द्वारा की चीज़ों में, मतलब वही सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है, इसके अतिरिक्त विदेश में 190 भारतीय मिशन के लिए भी कार्यक्रम को विस्तारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कितने सारे लोग थे, ध्यान रखना, 1670 महिलाओं की तैनाती की गई थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर की चीज़ें नहीं है, मैंने लिख दिया है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके सामने है, ठीक है, समझ में आ रहा है। विमेंस हमेशा अपनी एनर्जी सिर्फ ऐसा नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग निधि, बाबू, नैन्सी, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, कार्यक्रम के जरिए क्या करेंगे, 2.76 करोड़ से ज़्यादा जितने सारे एप्लीकेंट्स होंगे उनको पासपोर्ट जारी करेंगे। मतलब जितने सारे लोगों ने, 2.76 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने जिन्होंने अप्लाई करा हुआ है पासपोर्ट के लिए, ये क्या करेंगे, उनको पासपोर्ट जारी कर देंगे। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो मैं आपको कह रहा था, इसको अच्छे से लिखिएगा, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। पिछले 3 सालों में, पिछले लास्ट 3 ईयर में विमेंस एप्लीकेंट, मतलब विमेंस ने जो अप्लाई किया है, लगभग अप्लाई किया है 1.03 करोड़ पासपोर्ट बनाने के लिए। सोचो कितना बड़ा डेटा है ये। मतलब इसी में से 2.76 करोड़ में से केवल 1.03 करोड़ जो डेटा है, एप्लीकेंट है, वो कौन है सर, विमेंस हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अप्लाई किया है वीजा बनाने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। 1.03 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए, जो कि कुल आवेदकों का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेंट का, 35% है। मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा डेटा है ये। मतलब कहीं ना कहीं फीमेल भी अब आगे आ रही हैं, ठीक है, पासपोर्ट बनाने के लिए, हर एक चीज़ों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव हमारे लिए क्या है, मैसेज है हम सब के लिए। ये डेटा लिख लीजिएगा, बहुत काम का, मैं फिर से कह रहा हूँ। 35% जो लिखा है 1.03 करोड़, किसका सर, 2.76 करोड़ टोटल है, उसका 35% क्या है, 1.03 करोड़ क्या है, पासपोर्ट वीमेंस ने अप्लाई करी थी, ठीक। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। तीसरा न्यूज हमारा ये कह रहा है, अदानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात में 100 मेगावाट का इन्होंने क्या किया, पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या किया है कि सर विंड एनर्जी को चालू करने की बात की गई है। कितना मेगावाट है सर, 100 मेगावाट क्या है सर, ध्यान रखिए, 100 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। किसने चालू किया है, अदानी ग्रीन एनर्जी ने चालू किया है,
ठीक है, याद रखिए किसने चालू किया, अदानी ग्रीन एनर्जी ने। कहाँ पे किया है, तो सर गुजरात में किया है। गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में किया है, वो अभी किस जिले में किया है, वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। बस इतना याद रखिएगा, अदानी ग्रुप ने क्या किया है, अदानी ग्रीन एनर्जी ने क्या किया है, गुजरात में 1000 नहीं 100 ओनली 100 मेगावाट का इन्होंने पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। अब इसकी पूरी एनालिसिस आप देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अदानी ग्रीन ने एनर्जी ने कहा है कि उसकी इकाई अदानी विंड, कौन सी सर, अदानी एक ग्रुप है, एनर्जी ग्रुप है, उसकी एक जो इकाई है अदानी विंड, ध्यान रखिएगा, अदानी विंड एनर्जी कच्छ, क्या है दिखाई दिया, कच्छ, यही है गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट, समझ में आ गया, गुजरात का एक जिला है कच्छ। थ्री लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में, कहां पे सर, गुजरात के कच्छ में, ध्यान रखिएगा ये बहुत है। जैसे केवड़िया में क्या हुआ था, डिफेंस वाली मीटिंग हुई थी, तो वैसे ही क्या हुआ था सर, गुजरात के कच्छ जिले में 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। सबको समझ में आ रहा है, पवन ऊर्जा का मतलब क्या हो गया सर, विंड पावर चालू किया है। क्या किया है सर जी, ध्यान रखिएगा, विंड पावर इन्होंने क्या किया है सर, स्टार्ट किया हुआ है। कितना, 100 मेगावाट का, ये बात ध्यान रखिएगा। क्रॉस क्वेश्चन भी अभी मैं आपको बताता हूं क्या क्या लिखना है। ठीक है, इस संयंत्र के चालू हो जाने के साथ कंपनी की कुल परिचालन जो क्षमता है वो 497 मेगावाट तक क्या है सर, पहुंच जाएगी। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाल ही में किस ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में 100 मेगावाट विंड पावर चालू करने की क्या की है, परिचालन की है, चालू की है। तो किसने की है, जल्दी से आप सभी बता दो, किसने की है, किस ग्रुप ने करी है, जल्दी से। तो सर अदानी ग्रीन एनर्जी ग्रुप ने करी हुई है। कहां पे सर, गुजरात में। तो इसको पहले एक लाइन में लिखो, गुजरात के किस जिले में, तो सर कच्छ जिले में। आप इसको 2 लाइन में लिखो। टोटल कितना मेगावाट क्या किया, विंड पावर चालू करने की बात कही गई है। तीसरे लाइन में लिखो कि 100 मेगावाट सर क्या किया, चालू करने की बात की गई है। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाजा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसकी टोटल जो क्षमता है, टोटल जो पावर है 100 मेगावाट चालू करने के बाद कितनी हो जाएगी, तो 497 मेगावाट तक ये पहुंच जाएंगे। इस बात को सभी लोग रिमेंबर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जितना सारा मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, एक एक लिनियर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, यहाँ पे एक चीज और भी बताया जा रहा है सर कि अदानी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक ग्रुप है, कुल अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है रेन्यूएबल एनर्जी। क्या है सर, अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है सर जितनी सारी रेन्यूएबल एनर्जी है उसका 14,815 मेगावाट हो जाएगा। मतलब ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर हम विंड पावर की टोटल बात करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, टोटल क्षमता 497 मेगावाट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे टोटल जो इनका रेन्यूएबल एनर्जी है वो 14,815 मेगावाट हो जाएगा। इसमें 11,470 मेगावाट ऐसी क्षमता है जिसके लिए ठेके दे दिए गए हैं और यहां या फिर निर्माण के विभिन्न स्तरों पर है। मतलब क्या किया गया, इतना टोटल हो जाएगा, लेकिन उसमें से 11,470 मेगावाट की क्षमता को ये अभी क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा हुआ नहीं है, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। आई थिंक हो जाएगा कुछ महीनों में। समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से सबको क्लियर हो रहा है कि हाँ सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। अब हमारा क्या है सर, चौथा न्यूज हमारा कह रहा है उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। इसके बारे में हमने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, तो इसमें कुछ पढ़ाने की नीड हमारे को नहीं है। इसके पहले हमने आपको इसके बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र क्या किया गया सर, खोला गया है। ठीक है, अनुसंधान साधन मतलब कि उत्तराखंड ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर, ध्यान रखिएगा, देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। किसका सर, पहले हीलिंग सेंटर। कॉपी में लिख लो मेरे भाई, जितने सारे लोग हो, हीलिंग सेंटर इसको लिख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। हीलिंग सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, तो उत्तराखंड के फॉरेस्ट में या उत्तराखंड में सीधा आप कह सकते हो। हीलिंग सेंटर वेयर इज ए लोकेटेड हीलिंग सेंटर, तो उत्तराखंड में। ठीक है, अब ये किस तकनीक पे काम कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, तो जापानी टेक्नोलॉजी पे सर ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा देखिए फॉरेस्ट का है। नेक्स्ट आ जाओ। अब मतलब यहाँ पे यही कहा गया कि जितने सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं
और सबके बीच में क्या करेंगे, ये जंगलों फॉरेस्ट के लिए एक अवेयरनेस फैलाएंगे कि फॉरेस्ट भी एक अच्छी जगह है, कोई ख़राब जगह नहीं है। लोग उसको दूसरे वे में भी देखते हैं कि जंगल है, वहाँ पे बहुत जानवर होंगे, हम नहीं जाएंगे, डर भी एक अंदर से होता है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए लिखा है ना, जंगलों के प्रति एक लगाव पैदा करने के लिए प्रदेश में अपनी तरह का ये पहला प्रयोग है कि मतलब आप जंगल में जाइए। जंगल ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब होता है, अच्छे अच्छे आपको क्या मिलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जू में जाते हैं, और जैसे आप नेशनल यहाँ पे आप चले जाओ, अंडमान निकोबार में जो एक जू है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप जाते हो, नेशनल कॉर्बेट है, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको कितना इतना बड़ा वो जू है कि वो जंगल की तरह आपको दिखाई देगा। लेकिन आप जब जाते हो ना, तो वहाँ पे उनके सर्विसेज होते हैं, आपको अलग से कार दी जाती है, आप उस कार में बैठ के क्या करते हो, उस जंगल में घूमते हो। तो सोचो वो कितना अच्छा लगता है ना। सबको समझ में आ रहा है वो कितना अच्छा लगता है कि मतलब ये महसूस होता है कि हम जंगल में हैं। अगर आप नेशनल कॉर्बेट पार्क में जाते हो ना, तो आपको लगेगा बिल्कुल एकदम जंगल में। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल जंगल जैसा माहौल ही है, मतलब एक छोटा सा नहीं है। मतलब आप अगर उसमें जाते हो कि हमें उस कॉर्बेट में घूमना है जाके, तो वो बेकायदे आपको क्या करते हैं, वहाँ पे सर्विसेज दी जाती है, आपको अलग से कार दी जाती है। उस कार में बैठेंगे, वो जो कार होता है पूरी तरह से सेफ्टी होता है, मतलब चारों तरफ से क्लोज होता है, बंद होता है आपके सिक्योरिटी के लिए। और उसमें क्या होता है कि भाई आप जैसे नॉर्मल हम लोग रोड पे चलते हैं ना, गाड़ियां चलाते हैं, वैसे वहां भी है। आप नॉर्मल रोड पे चलोगे, आपके बगल में यहाँ पे हिरन चल रहा है, वहाँ पे शेर चल रहा है, लेकिन कुछ दूरी पे होते हैं, बट आपको एकदम पास से दिखाई देंगे। वो किसी चीज में क्या होते हैं, बंद नहीं होते कि हाँ किसी रैक में बंद है, या किसी हम कह सकते हैं कि मतलब उनका पिंजरा टाइप का बना रखा है उसमें बंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ओपन होते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये फीलिंग आती है कि नहीं यार हम लोग जंगल में है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए फॉरेस्ट के लिए ये इन्होंने ये काम पहला इन्होंने क्या किया, ये प्रयोग किया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट न्यूज है, हमारा 5वां न्यूज। यहाँ पे ये कहा गया अयोध्या में क्या है, निजी क्षेत्र के सहयोग से बनेगा श्री राम यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी वाले, ठीक है, यूपी वाले ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में निजी क्षेत्र के सहयोग से क्या है, बनेगी श्री राम यूनिवर्सिटी। यूपी डिप्टम ने कहा है, यूपी डिप्टी सीएम ने कहा है इस बात को। ठीक है, अच्छा देखिए क्या है सर, देख लेते हैं पूरा माजरा। उत्तर प्रदेश के कौन है सर जी डिप्टी सीएम? सर दिनेश शर्मा है। कौन है सर? दिनेश शर्मा है। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है वो हमारे कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है सर, दिनेश शर्मा है। इन्होंने कहा है कि अयोध्या में क्या है, श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे, स्टेबलाइजमेंट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। ये पहला ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कर्म कांड के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ऐसा ही पहला यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारा बीएचयू भी है, यहाँ भी लोग संस्कृत यूनिवर्सिटी में बीएचयू में वहाँ पे भी स्टडीज किसके करते हैं। ठीक है सर, प्लीज सजेस्ट मी एनडीए मैथ्स बुक। एनडीए मैथ्स की बुक के लिए तो बहुत कुछ है यार, कैसे बताऊँ मैं। लर्निंग ऐप पे आइएगा, रात में 10 PM पे मैं बता दूंगा। ठीक है, अलग अलग बुक है। वैसे मैं अभी आप लोग के लिए एक वीडियोस बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी कि कौन कौन सी बुक हमारे को पढ़नी चाहिए किन किन सब्जेक्ट के लिए, तो वो मिल जाएगा आई थिंक 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर बैंक हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अयोध्या के निजी क्षेत्र में क्या है, श्री राम यूनिवर्सिटी स्थापना की जाएगी, जिसमें विभिन्न रामायण पर शोध होगा, कर्मकांड का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या महोत्सव, जैसे हम लोग अयोध्या महोत्सव मनाते हैं बहुत धूमधाम से, वैसे ही इन्होंने प्रस्ताव इन्होंने मिला है, और इसे भी दीप उत्सव की तरह प्रतिकार्तित किया जाएगा। मतलब बिल्कुल दीप उत्सव, दिवाली की तरह इसको भी क्या किया जाएगा, सजाया जाएगा और मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहला श्री राम यूनिवर्सिटी किस राज्य में खुला जाएगा, तो किस राज्य में खोला जाएगा सर, उत्तर प्रदेश राज्य में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में, ध्यान रखिएगा अयोध्या में। कहां पे सर जी, अयोध्या में। ठीक है, भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। किसने कहा है सर, दिनेश शर्मा ने कहा है। दिनेश शर्मा कौन है सर, डिप्टी सीएम है। कहां के सर, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, पता है यहाँ पे लिखा है पहले देश में प्रदेश में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां धर्म कर्मकांड और धर्म शास्त्रों की पढ़ाई होती है। बीएचयू यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में संस्कृत विभाग में एक ऐसे ही प्रकोष्ठ है, एक ऐसा ही डिपार्टमेंट है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कर्मकांड का अध्ययन करते हैं, धर्म से रिलेटेड हर एक बातें को अध्ययन की जाती है। वैसे ही श्री राम यूनिवर्सिटी को इन्होंने बनाया है। ठीक है,
चलो छठवां न्यूज हम पढ़ते हैं, हम लोग 6 न्यूज पे आ गए हैं। अब जल्दी से एक बात बताइए, 5 न्यूज तक किसी को कोई दिक्कत? 5 नंबर न्यूज तक किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी दिक्कत हुई हो तो बताओ हाँ सर हमारे को दिक्कत है। एवरीबॉडी क्लियर है सबको कि हाँ सर अभी तक कोई भी डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर चल रहा है? किसी को थोड़ा भी डाउट है तो बताइए हाँ सर हमारे को डाउट है, समझ में नहीं आया। नहीं, एनफ नहीं है। आर एस अग्रवाल जो मैथ्स की बुक होती है ना सर, आपने कल का पीडीएफ सेंड नहीं किया, कर देंगे आज कर देंगे। आर एस अग्रवाल जो मैंक बुक होती है ना, वो क्या होती है, एक बेसिक से स्टार्ट करने के लिए होती है, बेसिक टू मॉडरेट लेवल के लिए होती है। एडवांस लेवल के लिए आर एस अग्रवाल एनफ नहीं है ना मैंक? समझ में मेरी बातें आ रही है? बेसिक टू मॉडरेट लेवल के लिए बहुत सही है, लेकिन अगर आप कहोगे एडवांस लेवल से चाहिए हमें और भी एक अच्छा क्वेश्चन, तो उसके लिए वो बुक्स ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ बिगनर के लिए, मैथ्स को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी एग्जाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आर एस अग्रवाल बेस्ट बुक है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ वो मॉडरेट लेवल तक ही लिमिट है। थोड़ा सा ऊपर आपको आने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है एनडीएस और सीडीएस में मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट होता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आया? पाथ फाइंडर देखो सही है, बता रहा है सोनू यादव, तो पाथ फाइंडर को भी आप देख सकते हो, वो भी अच्छा है। चलो छठे न्यूज पे हम लोग आ चुके हैं। छठा न्यूज हमारा ये है, पीवी सिंधु ने क्या किया है, स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने क्या है, ध्यान से समझिएगा, रजत पदक इन्होंने क्या किया, जीता है। कौन सा जीता है सर जी? ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है, रजत पदक इन्होंने क्या की है, हासिल करी है। कहाँ पे सर? ध्यान रखिएगा, स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, हाल ही में सिंधु ने, पीवी सिंधु ने किस टूर्नामेंट में इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल की है, किस टूर्नामेंट में इन्होंने ब्रोंज मेडल इन्होंने हासिल करी है? ध्यान रखिएगा, स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने क्या किया है, ब्रोंज मेडल मतलब रजत पदक इन्होंने क्या किया है, जीता है। काफी सालों बाद ये जीत रहे हैं। ठीक है, कह रहा है पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट, याद रखिएगा मैं फिर से कह रहा हूं, ये टूर्नामेंट आपके एग्जाम में पूछता है, कौन सा है सर? स्विस ओपन, ध्यान से, स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक हासिल किया है। महिला सिंगल्स में, महिला सिंगल्स फाइनल में सिंधु को विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इन्होंने किसको हराया है? स्पेन की, किसको सर? स्पेन की एक खिलाड़ी थी कैरोलिना मारिन, किसको थी सर? कैरोलिना मारिन को इन्होंने क्या किया, हरा के ये जो है इन्होंने मेडल हासिल करी है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंक मैं बता दूंगा, चिंता ना करो आप, पहले ये पढ़ लो फिर मैं एकदम 100% बता दूंगा, वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, कैरोलिना मारिन, ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, किसको हरा के इन्होंने क्या किया है, ब्रोंज मेडल जीता है। कहां पे? स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो ध्यान रखिएगा, स्पेन की कैरोलिना मारिन को इन्होंने हरा के ये मेडल जीता है। सिंधु ने सेमीफाइनल में किसको हराया था? डेनमार्क की मिया ब्लिसफेल्ड को हराया था। ध्यान रखिएगा, किसको हराया था सर? डेनमार्क की, किसको सर? डेनमार्क की मिया ब्लिसफेल्ड को इन्होंने क्या किया, हराया था। सिंधु 13 टूर्नामेंट के बाद, मतलब इन्होंने कंटिन्यूअसली 13 टूर्नामेंट खेला है, उसके बाद ये इनकी पहली जीत है। समझ में आया? 13 टूर्नामेंट के बाद इनकी पहली बार किसी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में इनकी जीत हुई है और ये पहुंचे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके बाद आ जाओ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 7वां न्यूज। अभी ये 12 को क्या हुआ था सर? 12 को क्वाड की मीटिंग हुई थी, कोरोना वैक्सीन पर बनेगा प्लान, मोदी बाइडेन भी होंगे साथ। अब समझना इसका इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं। ध्यान रखना, 12 मार्च की बातें कही है। क्वाड का मतलब कोऑर्डिनेटर हो गया, क्वाड का मतलब सर क्या हो गया? कोऑर्डिनेटर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है सर? 4 कंट्री की एक क्या है, ग्रुप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 कंट्री की क्या है, एक ग्रुप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने सारे लोग हैं जल्दी से। अब इसमें क्या कहानी है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 12 मार्च को क्या हुआ था? क्वाड नेताओं की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। पहले मैं आपको पूरी तरह ऐसे कहानी बता देते हैं, फिर आप समझ जाओगे कि मीटिंग क्यों हुई थी। पहली चीजें ये है कि ये जो मीटिंग हुई थी क्वाड की, क्वाड क्या है इस बात को समझिएगा, क्वाड क्या है इस बात को समझिएगा। देखो, क्वाड की पहली बार फॉर्मेशन कब हुई थी? 2007 और 8 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। पहले तो आप इसको लिखिएगा, क्वाड की जो फॉर्मेशन हुई थी 2007 और 8 में इसकी क्या हुई थी? फॉर्मेशन हुई थी। लेकिन नवंबर 2017 में काफी मोलभाव और विचार विमर्श के बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया। मतलब चालू था, उतना कोई इस
पे फोकस नहीं था, लेकिन 2017 के बाद से इस पे ध्यान देना चालू किए। क्वाड का ये जो इन्होंने ग्रुप बनाई थी, ध्यान रखिएगा फॉर्मेशन याद रखिएगा, फॉर्मेशन भूलिएगा मत, आपके एग्जाम में फॉर्मेशन पूछता है, ठीक है। बात आती है सर ये फॉर्मेशन किसने की थी, फॉर्मेशन 4 कंट्रियों ने करी थी। किसने किसने करी थी सर, जापान ने, इंडिया ने करा था, ऑस्ट्रेलिया ने करा था और हमारा यूएस ने करा था। ये चारों कंट्री मिलकर क्या किए, क्वाड को इन्होंने बनाया है। अब क्वाड को बनाने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो हमारा क्या है, हमारा हिंद महासागर है। ध्यान रखिएगा हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र है, इस एरिया की वजह से इन्होंने क्या किया है सर, पूरी चीजें बनाया है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेन पर्पस हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, जितना सारा हिंद महासागर है उसमें जिस तरह से चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, चाइना क्या कर रहा है, अपना पांव वहां पे जमा रहा है, उन चीजों को कम करने के लिए, चाइना के पावर को कम करने के लिए क्या है, ये क्वाड की मीटिंग हुई थी रिसेंटली। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे वैक्सीन नाम जरूर दिया गया है कि कोविड से रिलेटेड है, लेकिन इनका जो मेन मकसद था कि किस तरह से हम चारों कंट्री मिलके चाइना प्रशांत महासागर में क्या कर रहा है, हिंद प्रशांत महासागर में क्या कर रहा है, अपना दबदबा जो बना रहा है उस चीज को हम उसको कम कर सके। अगर ये चारों कंट्री, आपको पता है चाइना का इंडिया से ऑलरेडी भी नहीं पट रहा है, क्योंकि आपको सबको पता है इतनी बवाल चल रही है। यूएस से ऑलरेडी उतना अच्छा नहीं है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से आपसे पता ही है कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, एंड जापान से आपको रियली में भी सुनाई दिया होता बीच में कि उनसे भी उनका खटपट चल रहा है। तो ये चारों कंट्री से खटपट चल रहा है और रसिया से थोड़ा सा उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अभी रिलेशन बनी है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए ये मोदी जी ने क्या किया है, इसकी अध्यक्षता की थी मोदी जी ने, इसको क्या किया था सर, हेड इसको लीड करा था। और यहाँ पे मीटिंग हुई थी, मीटिंग में यहाँ पे सबसे पहला जो सोल्यूशन निकला वो कि इंडिया क्या करेगी, इन चारों कंट्रीज में लगभग 1 अरब, कितना सर जी, 1 अरब क्या करेगी, कोविड की डोज जो होगी, कोविड का जो डोज होगा ये क्या करेगा, इनको देगा। कितना, 1 अरब डोज। ध्यान रखिएगा कितने सारे डोज हैं, 1 अरब हैं, ठीक है। 1 अरब डोज क्या करेगा कोविड का, इंडिया क्या करेगा, इन चारों कंट्रीज को देगी। ध्यान रखिएगा किसका सर, कोविड वैक्सीन का, ठीक है। पहली चीज तो कोविड पे ये बातें हो गई। दूसरी जो बात हुई है कि किस तरह से हम अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम चारों कंट्रीज मिलके, और आने वाले फ्यूचर में ये भी बताया गया है कि ये जो क्वाड का एक ग्रुप है, इस ग्रुप में कम से कम और भी 4 से 5 कंट्रियां क्या हो सकती हैं, जुड़ सकती हैं, ऐसा संभावना सर दिखाया गया है, समझिएगा, ठीक है। ऐसी संभावनाएं दिखाई गई हैं कि क्वाड के इस ग्रुप में आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में कुछ और कंट्री क्या हो सकती हैं, इसकी मेंबर हो सकती हैं। अभी फिलहाल 4 कंट्रीज क्या हैं, इसके मेंबर हैं, ठीक है। और ये जो मीटिंग हुई थी ध्यान रखिएगा पहली बार वर्चुअल मीटिंग थी। क्या थे सर, वर्चुअल मीटिंग थी। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्या थे सर, स्कॉट मॉरिसन थे। और जापान के उनके समकक्ष कौन थे सर जी, योशिहिदे सुगा, जो कि इसमें शामिल थे, ठीक है। पहली मीटिंग थी, ध्यान रखिएगा। पहली वर्चुअल मीटिंग में चारों नेताओं ने क्षेत्रीय के साथ वैश्विक मुद्दे पर अपनी साझा इन्होंने क्या किया है, अपनी बातचीत चर्चा करी हुई है और सहयोग के लिए आपस में क्या किया है, विचार विमर्श किया है कि हम किस तरह से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के आपस में सहयोग कर सकते हैं। मेन जो मैंने आपको बताया वो ये है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस तरह से अपनी दबदबा, अपनी पावर को ये लोग क्या करे, फिर से और स्ट्रांग कर ले, जिससे क्या हो, चाइना का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाए। चारों नेताओं को वर्तमान चुनौतियों पर बात करने का मौका मिलेगा, जिसमें निर्बाध आपूर्ति, इमर्जिंग और महत्वपूर्ण तकनीक के साथ मैरीटाइम, ध्यान रखिएगा किस तरह से समुद्र में सुरक्षा और सिक्योरिटी को और भी अच्छा कर सके, और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे ये लोग आपस में बात कर सके। 2-3 मुद्दे याद रखना, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैरीटाइम सुरक्षा पे इन्होंने बात करी हुई है, क्लाइमेट चेंज पे इन्होंने बात करी है, और किस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में इन्होंने अपनी क्या करी, सिक्योरिटी को और टाइट कर ले और पावर बढ़ा ले, इसके किसके अगेंस्ट है, चाइना के अगेंस्ट। जब कोविड-19 महामारी चल रहा था उस बीच में चाइना क्या कर रहा था भाई, वहां पे घुसपैठ कर रहा था, कहाँ पे, जापान पे, ऑस्ट्रेलिया पे उसने किया, कहाँ पे, प्रशांत में। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चारों कंट्रीज आपस में क्या है सर, साथ में आए हुए हैं। दोनों नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में भारत जापान विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी के विकास में दोनों देशों ने क्या किए, प्रयास की तारीफ करते हुए सकारात्मक, एक पॉजिटिव रूप से संतोष जताया है कि पीएमओ, ध्यान रखिएगा, पीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि भारत और जापान के रिश्ते आपसी काफी विश्वास और साझा मूल्यों के बुनियादी पर क्या है, आगे की ओर बढ़ रहा है। मतलब एक ट्रस्टफुल होते हुए हम लोग अच्छा बढ़ रहे हैं, मतलब भारत और जापान के बीच में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखने को हमें फ्यूचर में मिल सकता है, ठीक है।
ये चीजें बात किससे हुई है? प्रधानमंत्री सुगा और योशिहिदे के बीच में, ठीक है। और ये जो मीटिंग थी, ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उनकी पहली मीटिंग थी क्वाड की, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है ना, ड्रैगन के खिलाफ हुआ है क्वाड का पूजन, मतलब कि ड्रैगन के लिए, ड्रैगन मतलब क्या है सर जी? चाइना, आप लोग जान ही रहे हो, ठीक है। चाइना के खिलाफ ही इसको किया गया है कि भाई किसी तरह से हम लोग भी अपनी पावर को स्ट्रांग करें, और चाइना अपना जो पावर पूरी तरह से प्रशांत महासागर में क्या कर रहा है, बना रहा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हो, कम हो उसका, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के बाद क्वाड की ये पहली बैठक थी, ध्यान रखिएगा। जो बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनकी पहली ये क्या थी सर, मीटिंग थी। क्वाड का गठन हिंद महासागर, ध्यान रखिएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी की आक्रामक नीतियों के खिलाफ थी, जो मैंने अभी आपको ऐसे अभी म्यूचुअली समझाया है, जिसका मकसद मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीबॉडी क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? जितने सारे यहाँ पे लोग हैं, जितने सारे यहाँ पे लोग हैं, सबको क्लियर हो रहा है कि हाँ सर क्लियर है? चलो आते हैं थोड़ा सा आगे। ये सब हमने आपको बता दिया, 2008 में 7 में फाउंडेशन हुई थी, 2017 में इसको फिर से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 4 कंट्री हैं, कौन कौन है सर? इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। अभी फिलहाल 4 में है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आ गए हैं 8वें न्यूज़ पे। 8वां न्यूज़ हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च से शुरू होगी हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई। हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई क्या है, वो हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन अभी देखने वाले हैं सर, ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, 15 मार्च से हाइब्रिड भौतिक सुनवाई, हाइब्रिड फिजिकल हियरिंग क्या किया जाएगा सर, शुरू होगी। कोविड-19 महामारी, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या कर रहे थे, सुनवाई कर रहे थे। आप लोगों को पता है मार्च से क्या हो रहा है, जो भी सुनवाई होती थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी। उसी चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया है, फिजिकल सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड भौतिक सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होने के बीच कई बार निकायों और वकीलों की मांग रही है कि भौतिक सुनवाई तुरंत फिर से शुरू की जाए। मतलब क्या हो रहा था कि ये क्या करते, वर्चुअली मोड पे ये अभी तक जितनी सारी सुनवाई कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन जितने सारे हमारे एडवोकेट थे उनका कहना था कि भैया जल्दी, जितना जल्दी हो इसको फिजिकली चालू करिए। क्या होता है, सभी इस पे नहीं शामिल हो सकते, तो उससे रिलेटेड इन्होंने ये बातें कही है। ये चीजें यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसओपी के अनुसार मंगलवार, ध्यान रखिएगा, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को इन्होंने क्या किया है सर, हाइब्रिड मोड यानी कि फिजिकल और वर्चुअल दोनों की सुनवाई करी है। किस किस दिन? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को इन्होंने बोला है वर्चुअल मोड पे भी हम सुनवाई करेंगे और फिजिकल मोड पे भी, दोनों मोड पे हम सुनवाई कर सकते हैं। और इन्होंने वही कहा है कि सर सोमवार को और शुक्रवार को न्यायालय की क्या है, समिति क्षमता के अनुसार क्या करेंगे, वीडियो या टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मोड के जरिए इन्होंने क्या करा है, अपनी सुनना जारी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सोमवार और शुक्रवार को ये टेली कॉन्फ़िगरेशन के जरिए क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ये दोनों करेंगे, फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड पे ये क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोटोकॉल है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, 20 व्यक्ति आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। ये वही है। चलिए अब हमारा 9 नंबर पे ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 9 नंबर में ये यहाँ कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी अरबपति और सांसद, ठीक है, ओलिवियर शॉल्ट की क्या है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है, ठीक है। ये पूछेगा, फ्रांसीसी आपको बिजनेसमैन कह सकता है या वहाँ के सांसद हैं, ओलिवर शॉल्ट, जो कि उनका हेलीकॉप्टर में क्या हो गया है, दुर्घटना के कारण इनकी डेथ हो गई है। फ्रांसीसी सांसद और अरबपति ओलिवर शॉल्ट 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। 69 ईयर के ओल्ड थे ये। फ्रांसीसी, उत्तरी फ्रांसीसी के नॉर्मेंडी के, ध्यान रखिएगा, उत्तरी फ्रांसीसी के नॉर्मेंडी के कैलावाडोस में सेंटर राइट रिपब्लिक पार्टी के एक विविधता शॉल्ट की हत्या कर दी गई थी। उन्हें आखिरी बार 5 मार्च को पेरिस के पास व्यूवेस इंटीरियर मंत्री जेरॉड
ठीक है, डार्मेनिन और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टिक्स के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया था। इसके पहले नहीं देखा गया था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रांस के लिए, ये देखना। फ्रांस के लिए इन्होंने कई सारे क्या है फाइटर जेट प्लान भी वो प्लेन भी बना रखा है, इसलिए ये फ्रांस ने यहाँ पे क्या हुआ है, एमैनुअल मैक्रोन ने क्या किया, शॉल्ट की अपनी श्रद्धांजलि देने के ट्वीट पर कहा है कि वे हमारे देश की सेवा करना और इसके विरासत संपत्ति को महत्व देना कभी नहीं छोड़ते और उनकी अचानक मृत्यु पर हमारे देश की एक बड़ी क्षति हुई है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ ये ध्यान रखना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, सॉल्ट एविएशन समूह है, सॉल्ट का एक एविएशन समूह है, क्या करती है ये एयरक्राफ्ट बनाती है। सॉल्ट का क्या है सर, एक एविएशन समूह है। 70 वर्षों में फ्रांस का एक प्रमुख विमान निर्माता जिसने मिराज, ध्यान रखिएगा, मिराज युद्ध विमान जो हमारे पास भी इंडिया में भी है, फ्रांस से लिया गया है। फॉल्कन प्राइवेट जेट प्लान है, ठीक है, क्या है सर, प्लेन है। अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान, ठीक है, जो हमने ले रखा है, का निर्माण भी किया है। इसलिए ये बहुत पैसे वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार बताया गया है ओलिवर शॉल्ट वर्ष 2020 में 361 नंबर के सबसे धनी व्यक्ति थे। उनके पास अनुमानित धन लगभग 5 बिलियन यूरो उनके अन्य 3 भाई बहनों के समान था। मतलब समझ रहे हो, हमारे पूरे वर्ल्ड में 361 नंबर पे ये क्या थे, एक धनी व्यक्ति थे। तो ये था, ये इसमें कुछ भी नहीं है, उनका संसदीय क्षेत्र के बारे में हमने दे दिया है। लास्ट आपका सब है हमारा 10 नंबर, आईपीएल 2021 का शेड्यूल आ चुका है। मुंबई और आरसीबी क्या करेगी, ठीक है, पहला मैच होगा, ठीक है, कहाँ होगा, क्या होगा, पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। आईपीएल 14वां कौन सा सीजन है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, 14th एडिशन है। कौन सा है सर जी, 14 एडिशन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा नंबर का है सर, 14 एडिशन है ये सीजन, ध्यान रखिएगा। 9 अप्रैल 2021 के स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा सर, 9 अप्रैल 2021 से क्या होगा सर, ये स्टार्ट होने वाला है चेन्नई में, ध्यान रखिएगा। चेन्नई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंज बेंगलोर के बीच 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। मतलब पहला मैच जो खेला जाएगा वो चेन्नई में खेला जाएगा। किसके किसके बीच में खेला जाएगा, चेन्नई में, ध्यान रखिएगा। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंज बेंगलोर के बीच में पहला मैच खेला जाएगा। ठीक है, मुंबई और चेन्नई के बीच में खेला, ये आरसीबी के बीच में खेला जाएगा, कहाँ पे, चेन्नई में पहला। ठीक है, 7 मार्च 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग की क्या हुई थी, 2021 के सीजन के शेड्यूल की घोषणा की गई थी। ठीक है, शेड्यूल्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो आपको इंपॉर्टेंट है वो मैं सीधा आपको लिखवा देता हूँ। 14वें सीजन का पहला मैच 9 अप्रैल 2021 को चेन्नई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियन और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। ठीक है, जबकि फाइनल मुकाबला कब होगा ये याद रखिएगा, फाइनल मुकाबला होगा 30 मई 2021 को। फाइनल मुकाबला कब होगा, 30 मई 2021 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आप समझा तो बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, यहाँ पे खेला जाएगा, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। कब, 30 मई 2021 को खेला जाएगा। ठीक है, कॉपी पर लिख लीजिएगा। टूर्नामेंट में जो टोटल मैच होने वाले हैं वो 56 मैच होने वाली है। कितने होने वाले हैं सर, 56 टोटल मैच यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब बोला गया है 2021 के मैच के बारे में। आईपीएल के अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में खेले जाएंगे। 9 अप्रैल को क्या है, मुंबई इंडियन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच टूर्नामेंट का आगाज होगा, स्टार्टिंग होगी, पहली मैच होगी। और ये सब पूरा 56 मैच है, ये सब हटाओ, कोई मतलब नहीं है आपके लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो पिछला हुआ था 13 एडिशन हुआ था, 13th एडिशन जो हुआ था, ध्यान रखिएगा। 13 एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो यूएई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर, यूएई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर, यूएई में हुआ था। कोविड चल रहा था, उसके बीच में ये क्या था, मैच हो रहा था, जो कि स्टेडियम खाली था लेकिन मैच हो रहा था। तो कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हो रहा था। सितंबर और नवंबर के बीच हुआ था। कब हुआ था सर, सितंबर और नवंबर के बीच में कराए गए थे। टूर्नामेंट में 60 मैच में से 3 वैन शारजहां दुबई स्टेडियम, यहाँ पे स्टेडियम का नाम है। बट आपको याद क्या रखना है सर, फाइनल में कौन कौन पहुंचा था, मुंबई इंडियन पहुंची थी और दिल्ली कैपिटल पहुंची थी। फाइनल में मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल पहुंची थी, और जो कि विनर कौन हुआ था, मुंबई इंडियन क्या था सर, विनर हुआ था दिल्ली कैपिटल को हरा के। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था, यूएई में 13 एडिशन हुआ था, याद रखिएगा। 14 एडिशन कहाँ हो रहा है सर, हमारे इंडिया में हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे पूरे आपके सामने करेंट अफेयर, कब के सर, 14 और 15 मार्च के। ठीक है, 14 और 15 मार्च के करंट अफेयर आपके सामने हमने पूरा कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं आपको करंट अफेयर समझ में आई होगी।
प्रियांशु हेलो, कैसे हो? ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हमारी जो मुलाकात होगी सर वो होगी 2 PM पे लर्निंग ऐप पे, जो मैं आपको डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड पार्ट 1 कल करा दिया था, पार्ट 2 कल करा दिया, अभी हम 2 बजे आपको पार्ट 3 कराने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन, क्योंकि 75 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। 75 क्वेश्चन डिफेंस का मैं करा रहा हूँ मार्च, जनवरी, दिसंबर, दिसंबर के पहले नवंबर और यहाँ पे अक्टूबर। ठीक है, ये 4 से 5 महीने की पूरी करंट अफेयर है, आपको मिल जाएगा डिफेंस से रिलेटेड हर एक न्यूज़ आपको मैं करा रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया, पार्ट 3 कराएंगे 2 PM पे। तो अगर आप लर्निंग ऐप पे खाली हैं तो आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नहीं, शाम को नहीं है, आज केवल 2 बजे क्लास है और रात में जो 10 बजे होती है तो करंट अफेयर का ही है। ये जनवरी के करंट अफेयर चलता है रात में 10 बजे, और ये 2 PM पे डिफेंस वाला है। ठीक है, लिंक मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप सभी लोग आ जाइएगा। सर 70 क्वेश्चन कब मिलेगा? 70 क्वेश्चन किसका? अक्की किसका? अच्छा ठीक है ममता, ठीक है बाबू। अक्की किसका? 70 क्वेश्चन किसका? बैस यानी अक्की जल्दी से बोलना। 70 क्वेश्चन किसकी बोल रहे हो आप देने के लिए? सत्तर, अच्छा अच्छा, वो टारगेट वाला PDF, वो दूंगा, स्टार्ट करूंगा मैं, दूंगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगा, अभी नहीं, 1-2 दिन में, मतलब आज कल कल से चालू करूंगा या परसों से, वो मैं बता दूंगा कैसे होगा, वो ग्रुप में ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मुलाकात हम लोग करते हैं 2 PM पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो, हाँ हाँ दे देंगे दे देंगे, 2 PM पे। ठीक है, 2 PM पे हमारी मुलाकात होगी लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे हम लोग 15 क्वेश्चन जो बाकी है, 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, 15 क्वेश्चन बाकी है। ये 15 क्वेश्चन करा के आपका डिफेंस का करंट अफेयर लास्ट के 5 महीने का कवर करा देंगे। इसके बाहर से डिफेंस के करंट अफेयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने को नहीं दिखेंगे, जो मैंने आपको डिलीवर्ड कराए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी उस क्लास में आएंगे 2 PM वाले, और अपने डिफेंस से रिलेटेड हर एक क्या है नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, और सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं 2 PM पे लर्निंग ऐप पे। टेक केयर, बाय बाय।